आइए बच्चों, अब प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करें। तो क्वेश्चन नंबर 1, साइटोकाइनिन क्या होते हैं, इसके महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए। अथवा विभिन्न पादप हार्मोन द्वारा पादप की क्रियाओं का नियमन किस प्रकार होता है। अथवा पादप हार्मोन क्या हैं, प्रमुख पादप हार्मोन का वर्णन कीजिए। आइए अब इसका आंसर देखें। पादप हार्मोन पादपों की जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने वाले तत्व होते हैं। यानी पादप हार्मोन पौधों की जैविक क्रियाओं को चलाने वाले तत्व होते हैं। इन्हें पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन तथा पादप वृद्धि नियंत्रक या नियामक भी कहते हैं। ये छोटे सरल कार्बनिक अणु होते हैं। पादप हार्मोन निम्न हैं। पहला हार्मोन ऑक्जीन है। आइए ऑक्जीन को देखें। ऑक्जीन यह 1934 में कोल स्मिथ व एरक्सल बेन ने मानव के मूत्र के क्रिस्टलीकरण द्वारा ऑक्जीन को प्राप्त किया तथा ऑक्जेनोलोनिक अम्ल नाम दिया, यानी ऑक्जीन भी नाम दिया। अन्य ऑक्जीन के उदाहरण हैं इंडोल 3 एस्टिक एसिड, नेप्थलीन एस्टिक एसिड तथा 2,4 डाइक्लोरोफिनाक्सी एस्टिक एसिड। नंबर 2, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन को भी आगे देखेंगे हम। साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को स्कूप तथा मिलर ने ईस्ट के डीएनए से कोशिका विभाजन के लिए उपयोगी पदार्थ से अलग किया और इसे साइटोकाइनिन नाम दिया। रासायनिक रूप से यह N6 पर फ्यूरिल अमीनो प्यूरिन होता है। यानी यहाँ साइटोकाइनिन की बात की गई है, तो इसको स्कुंग और मिलर ने अलग किया था। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका ध्यान रखेंगे। आइए साइटोकाइनिन के कार्य देखें। नंबर 1, कोशिका विभाजन। साइटोकाइनिन का प्रमुख कार्य ऑक्जीन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन को प्रेरित करना है। इसका मतलब ये हुआ, यह ऑक्जीन हार्मोन जो आप पहले पढ़ चुके हैं, उसकी उपस्थिति में ये साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, गति प्रदान करता है। नंबर 2, जीर्णता में विलंबन। पढ़हरिम का विलोपन तथा प्रोटीन का नष्ट होना जीर्णता के लक्षण हैं। यानी पढ़हरिम का नष्ट होना, प्रोटीन का नष्ट होना, ये सब जीर्णता या सेनेसेंस के लक्षण हैं। साइटोकाइनिन देने से ये दोनों क्रियाएं रुक जाती हैं। जीर्णता से आशय एजिंग होना या क्षीणता की तरफ जाना, यानी क्षीण होना। एजिंग का या जीर्णता का सीधा अर्थ है क्षीण होने की तरफ अग्रसर होना या नष्ट होने की तरफ अग्रसर होना। तो यदि आप साइटोकाइनिन का उपयोग करते हैं तो पौधों के अंदर जो पढ़हरिम है और प्रोटीन है बहुत देर तक नष्ट नहीं होता। तीसरा, प्रसुप्ति को दूर करना। साइटोकाइनिन देने से बीजों की सुप्तावस्था दूर हो जाती है, अर्थात बीजों के अंकुरण में सहायता मिलती है। यानी यदि बीज को समय से पहले अंकुरित कराना है तो आप साइटोकाइनिन से ट्रीट करेंगे तो वो बीज अंकुरित हो जाएगा। नंबर 4, कोशिका विभेदन। ऊतक संवर्धन में पोषक माध्यम में साइटोकाइनिन की अधिक व ऑक्जीन की कम मात्रा कैलस से प्ररोह विकास को, ध्यान दें इस बात पे, यदि आप ऊतक का संवर्धन करते हैं लैब में
तो पोषक माध्यम में जो आप पोषक माध्यम लेते हैं उसमें साइटोकाइनिन की मात्रा अधिक होनी चाहिए और ऑक्सीजन की मात्रा कम होनी चाहिए। यदि ऐसा कंडीशन है तो प्ररोह के विकास को प्रेरित करता है, यानी तने को विकास को प्रेरित करता है। जबकि कम साइटोकाइनिन व अधिक ऑक्सीजन की मात्रा, यानी आप अपने संवर्धन माध्यम में पोषक मीडियम में यदि साइटोकाइनिन की मात्रा कम रखते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रखते हैं तो वो जड़ों के विभेद को प्रेरित करता है, तो उससे जड़ का निर्माण होता है। नंबर 5, शीर्ष प्रमुखता का विरोध। साइटोकाइनिन के छिड़काव से शीर्ष प्रमुखता समाप्त हो जाती है और पार्श्वीय कलिकाओं की वृद्धि होने लगती है। इसके पहले वाले लेसन में आप देखे थे कि ऑक्सीजन अग्रस्त कलिका या शीर्ष कलिका पर पाया जाता है। जब तक ये शीर्ष कलिका उपस्थित रहेगी तब तक पार्श्वीय कलिकाओं का विकास नहीं होता है, जिसे शीर्ष प्रमुखता कहते हैं। यानी किसी झाड़ी को कंडेंस बनाना है, सघन बनाना है, तो शीर्ष प्रमुखता को हटाना पड़ेगा और साइटोकाइनिन का छिड़काव करना पड़ेगा। नंबर 6, अल्पदीप्तकाली पादपों में पुष्पन। अल्पदीप्तकाली पादपों से आशय है ऐसे पौधे जिनको लाइट की कम आवश्यकता पड़ती है। साइटोकाइनिन अल्पदीप्तकाली पादपों में पुष्पन को प्रेरित करता है, यानी अल्पदीप्तकाली पौधों को भी यदि साइटोकाइनिन से ट्रीट किया जाए तो उसमें भी पुष्पन यानी फ्लावरिंग आ जाती है। पादप हार्मोन का महत्व। इस प्रकार के हार्मोन के द्वारा पादपों में जीवन क्रियाएं, वृद्धि का नियंत्रण व नियमन होता है। हार्मोन की अनुपस्थिति में पादपों में वृद्धि व विभाजन संभव नहीं है। कहने का आशय हार्मोन के द्वारा ही पौधों में विभाजन और वृद्धि होती है। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखें। वृद्धिरोधक किसे कहते हैं, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। एथिलीन के कार्यों पर टिप्पणी लिखिए। एब्सिसिक अम्ल के लक्षण लिखिए। आइए इसका आंसर देखें। वृद्धिरोधक पदार्थ। वृद्धिरोधक वृद्धि को रोकने वाले तत्वों अर्थात हार्मोन को वृद्धिरोधक कहा जाता है। यानी जो रसायन, जो तत्व प्लांट के ग्रोथ को रोकते हैं, चेक करते हैं, उसे वृद्धिरोधक पदार्थ कहा जाता है। वृद्धिरोधक हार्मोन पादप अथवा उसके अंगों में वृद्धि को रोकते हैं। यानी जो वृद्धिरोधक हार्मोन होते हैं वो पौधे के अंगों में उसके वृद्धि को रोक देते हैं। और इसके अंतर्गत दो हार्मोन आप देख रहे हैं, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। यानी दो ऐसे हार्मोन हैं जिसे आप एब्सिसिक अम्ल अथवा एथिलीन कह सकते हैं। ये पौधों के ग्रोथ को चेक करते हैं, पौधों के वृद्धि को रोकते हैं। आइए अब एब्सिसिक अम्ल को देखें। वेयरिंग ने एसर नामक पेड़ की पत्तियों से डोरमिन नामक पदार्थ निकाला। बाद में यह सिद्ध हुआ कि डोरमिन व एब्सिसिक दोनों एक ही पदार्थ है और इसका नाम एब्सिसिक अम्ल रखा गया। यानी यदि कहा जाए एब्सिसिक अम्ल की खोज किसने की तो आपको बेयरिंग लिखना होगा। आइए अब एब्सिसिक अम्ल के कार्य को देखें। नंबर 1, पत्तियों का विलगन, यानी पत्तियों का अलग होना पौधे से विलगन कहलाता है। एब्सिसिक अम्ल के घोल को पत्तियों पर छिड़कने से उनका शीघ्र विलगन हो जाता है। यानी एब्सिसिक अम्ल को यदि पौधे पर छिड़क दिया जाए तो उसकी पत्तियां जल्दी ही गिर जाएंगी। दूसरा कार्य इसका जीर्णावस्था। पत्तियों से काटे छोटे छोटे भागों को एब्सिसिक अम्ल में रखने पर पर्णहरिम व प्रोटीन
नष्ट हो जाता है और ये पीले पड़ जाते हैं। यानी अपशिष्ट अम्ल पडहरिम और प्रोटीन को नष्ट करने में यदि इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो पडहरिम और प्रोटीन दोनों नष्ट हो जाते हैं। यानी ये छीड़ पौधों को छीड़ रख करता है, उसे कमज़ोर करता है, उसे एजिंग की तरफ ले जाता है। नंबर 3, अल्फा एमाइलेज के संश्लेषण पर प्रभाव। एब्सिसिक अम्ल अल्फा एमाइलेज एंजाइम के संश्लेषण को अवरुद्ध करता है यानी रोकता है, इसलिए इसको जिबरेलिन विरोधी भी कहा जाता है। यानी एब्सिसिक अम्ल को जिबरेलिन विरोधी हार्मोन कहा जाता है। नंबर 4, कलियों तथा बीजों की प्रसुप्ति। अपशिष्ट अम्ल कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकता है। नंबर 5, वाष्पोत्सर्जन नियंत्रण। अपशिष्ट अम्ल रंध्रों को बंद करता है जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन आप जानते हैं, पौधों के वायवीय भाग से आवश्यकता से अधिक जल वाष्प के रूप में वातावरण में प्रवाहित होने को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी वाष्पोत्सर्जन पर नियंत्रण भी रखता है एब्सिसिक अम्ल। कैसे रखता है? रंध्र को बंद करके। नंबर 6, कोशिका विभाजन व कोशिका विवर्धन। अपशिष्ट अम्ल कोशिका विभाजन एवं कोशिका विवर्धन दोनों को अवरुद्ध करता है। नंबर 7, पुष्पन यानी पौधों में पुष्प आना। कुछ पादप जिनको पुष्पन के लिए लंबे दीप्तिकाल की आवश्यकता होती है, लंबे दीप्तिकाल की आवश्यकता से आशय उन्हें अधिक दिन चाहिए, अधिक दिन से आशय प्रकाश अवधि अधिक चाहिए। अपशिष्ट अम्ल उनके पुष्पन को रोकता है। नंबर 8, आलू में कंद बनना। एब्सिसिक अम्ल आलू में कंद बनने में भी सहायता करता है। आइए अब अगला ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन एथिलीन को देखें। यानी वृद्धि अवरोधक पदार्थ। नंबर 2, एथिलीन। एथिलीनबर्ग 1962 ने एथिलीन को पादप हार्मोन सिद्ध किया। यानी वैज्ञानिक हैं एथिलीनबर्ग, इन्होंने एथिलीन को पादप हार्मोन के रूप में सिद्ध किया। एथिलीन गैस के रूप में यह पाया जाने वाला हार्मोन है। यानी कहा जा सकता है कि यह हार्मोन गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, गैसीय रूप में पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसे ध्यान रखेंगे। गैसियस हार्मोन का नाम बताइए तो आप एथिलीन बताएंगे। इथेफोन से एथिलीन गैस निकलती है, इसलिए इसका प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। आइए इसके कार्य को देखें। नंबर 1, फलों का पकना। एथिलीन को फल पकाने वाले हार्मोन कहा जाता है। फलों के पकते समय एथिलीन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे श्वसन दर भी बढ़ जाती है। इसे श्वसन क्लाइमेक्ट्रिक कहते हैं। नंबर 2, त्रियक अनुक्रिया। एथिलीन तने की लंबाई का वृद्धिरोधक है, तने के फूलने में सहायक तथा गुरुत्वानुवर्तन गति को नष्ट करता है। गुरुत्वानुवर्तन गति से आशय गुरुत्व की ओर बढ़ना, यानी जमीन की तरफ वृद्धि करना। नंबर 3, विलगन। एथिलीन पत्तियों, फलों व पुष्पों के विलगन को तीव्र करता है। यानी इसके द्वारा, एथिलीन के द्वारा पत्तियां, फल फूल पौधे से अलग हो जाते हैं। पुष्पन। ऑक्सीन की भांति एथिलीन भी पुष्पी पादपों में पुष्पन को कम करता है। यानी ये पौधों में पुष्प को आने नहीं देता है, परंतु ऑक्सीन की तरह ही अनानास में पुष्पन को तीव्र करता है। अगला,
लिंग परिवर्तन एथिलीन मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि तथा नर पुष्पों की संख्या में कमी करता है। वैज्ञानिक इसका उपयोग मादा पुष्पों के बनाने के लिए ज़्यादा करते हैं। तो इस प्रकार ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।